माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पदभार ग्रहण उपरांत यह पहली पत्रकार वार्ता हो रही है। मैं जनसंपर्क विभाग तथा सभी पत्रकार साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी व उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। साथियों, पत्रकार वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय तथा अन्य विषयों पर पहले अपनी बात आप सभी के समक्ष रखेंगे। इसके उपरांत वे आपके सवालों का जवाब देंगे। आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके सवाल करें। सवाल करने से पहले कृपया अपना व अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के पश्चात आज के इस प्रथम प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, सीएस आदरणीय अमिताभ जैन जी, जनसंपर्क विभाग के हमारे अधिकारी और मीडिया के सभी साथीगण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए मीडिया के मित्रों से सबसे पहले क्षमा चाहते हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया और कल 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय श्री अरुण साव जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया। और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम बहुत आभारी हैं। वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। और कैबिनेट बैठक के पश्चात, क्योंकि आज ये पहला दिन था हम लोगों के लिए, वैसे कल शपथ ग्रहण के बाद विधिवत पूजा अर्चना करके हम तीनों अपने अपने कक्ष में बैठे और आज पहला बैठक था तो सभी विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठे, उनका परिचय हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विषय में छोटा ब्रीफिंग हम लोगों को दिया है, अपने विभागों से अवगत कराया है और हमने उनसे और भी आग्रह किया है कि आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और पर डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं एपीएन न्यूज से पीयूष मिश्रा आपके संज्ञान में बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगरनार स्टील प्लांट जो भी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई हैं, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया है। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? देखिए, नगरनार में जो स्क्रैप की चोरी हो रही है उसकी जानकारी आज ही हमको मिली है। उसके विषय में हम जानकारी लेंगे और जो भी आवश्यक कदम होगा वो करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है, और वो पुरानी सरकार की बात को छोड़ दीजिए, हम लोग जो भी आवश्यक होगा, छत्तीसगढ़ की जनता इतना बड़ा जनादेश हम लोग को दिया है तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसको चरितार्थ करते हुए हम लोग काम करेंगे। सर, मैं संदीप तिवारी नई दुनिया प्रेस से हूँ। एक करके आप एक लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर एक आ जाएंगे बीच से। सर, मैं दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज से। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि पुरानी सरकार ने खोखला कर दिया था फाइनेंशियल चीजों को, तो क्या माना जाए, कैसे तालमेल बिठाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं आपकी दी है संकल्प पत्र में, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे वो सामंजस्य बैठेगा? उसके लिए हमारी पार्टी में भी कई अनुभवी लोग हैं और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। नीचे से ऑन कर लो। आ रही है। ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिली है। सरगुजा में आपने सारी सीटें जीती हैं, बस्तर में भी काफी सीटों में आपने सफलता हासिल की है। तो आदिवासी समुदाय की आपसे विशेष रूप से अपेक्षाएं हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासी लोगों के विकास के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? उन क्षेत्रों के विकास के लिए आप क्या
विधानसभा 2023 के चुनाव में आदिवासियों का पूरा आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए हैं, पूरी तरह से सफाया कर दिए हैं। बस्तर में भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और वैसे आजादी के प्राथमिक दिनों में आदिवासी समाज जरूर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बाहुल एरिया है जो मध्य प्रदेश में था, और इस ट्राइबल बाहुल इलाके का समुचित विकास हो, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार ने पहली बार ट्राइबल समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है और मैं पिछले 20 साल सांसद था और मेरा सौभाग्य था कि अटल जी की सरकार में सांसद था, मोदी जी के सरकार में भी था, उनके प्रथम शासनकाल में राजमंत्री का भी दायित्व था। तो आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत पैसा लाया। और आज आदिवासी समाज ये भी जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और सम्मान और विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये बताते हुए मुझे गौरव होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। पिछले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण आदिवासी समाज थोड़ा भड़काव में आ गया था, लेकिन 5 साल में वो भूल वो सुधर गया। और इस बार जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए तो सब बोलते थे अपनी भाषा में कि ये दारी नहीं ठगान, पिछले दारी ठगा दारी ने दारी नहीं ठगान। और इस बार नहीं ठगाए और जो 5 सालों में उनके साथ विश्वासघात हुआ वो आजाद खिलाफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसका मजा कांग्रेस पार्टी को चखाया। मुख्यमंत्री जी, मैं सैया पांडे दैनिक अमृत संदेश से इधर से मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को 2 साल का किसान का बकाया बोनस देंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप लोगों ने पहले ही कैबिनेट में जांच की घोषणा का वादा किया था, मुख्यमंत्री जी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमारे जन घोषणा चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। एक एक करके बोले तो शायद मैं दामू बोल रहा हूँ। शायद आपकी सरकार से शराब आंदोलन शुरू हुए थे और पूर्ववर्ती सरकार ने शराबबंदी को बंद नहीं किया। अब फिर बीजेपी की सरकार है, क्या शराबबंदी को बंद करेंगे क्या? चलिए आगे बढ़ाइए, आगे। मेरा सवाल विजय जी से है। विजय भैया, आपसे सवाल है मेरा ये। पीएम आवास को लेकर के आपने विषय सबसे पहले आपने उठाया था कवर्धा में, तो पीएम आवास को लेकर के भाजपा ने फॉर्म भरवाए थे। उन फॉर्म्स को जो आपने कलेक्ट किया था पीएम आवास आंदोलन के लिए, उन फॉर्म का क्या होगा? क्या उन फॉर्म को लेकर के आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी आपने कैबिनेट में 18 लाख
मकानों की स्वीकृति दे दी, तो जो फॉर्म भाजपा के समय भरे गए थे उनका क्या? उसमें आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची थी, उस प्रतीक्षा सूची के लोगों के फॉर्म भराए गए थे। बहुत कम फॉर्म, हमारे पास 7 लाख लगभग आवास के फॉर्म आए थे। अभी तो 18 लाख आवास, प्रतीक्षा सूची भी ले ली गई पूरी, और आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे सारी सूचियों पर काम हुआ है। वो फॉर्म जो प्रतीक्षा सूची वाले थे उन्होंने भर करके हमको दिया है, वो हमारे पास रखा है। अगर हमारी सरकार ना आती तो फिर हम आंदोलन करते, परंतु आज जनता के आशीर्वाद से सरकार है, और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस विषय में विस्तार से आपसे राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ, हाँ मुख्यमंत्री जी मैं खोमन साहू एशियन न्यूज से। सर बहुत सारे किसान आप लोग की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया था कि 21 क्विंटल जो धान खरीदेंगे और 31 रुपये पैसे देंगे, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आप लोग की तरफ देख रहे हैं सर, तो उन लोग के लिए क्या कुछ आप लोग लेके आए हैं, क्या कुछ निर्णय लिए हैं? मैं कह चुका हूँ कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वो 100% उसका पालन हुआ। मुख्यमंत्री जी इधर मैं अवधेश मलिक त्रिपुरा से, इधर शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, चेहरा मैं प्लीज लिखे तो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एज ए ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं, ट्राइबल्स को लेकर एक जो मेजर प्रायोरिटी रहेगी आपको, वो क्या होगी? देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि जितना मान और सम्मान आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है उतना किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है। और आज जो भी काम पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हुए, वो भी ट्राइबल लोगों के हित में हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले ट्राइबल क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी होती थी, लोगों को अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, तो लोग कोदो कुटकी गोंदली खाते थे, महुआ को उबाल के उसमें सरई का बीज मिला के खाना पड़ता था। उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सस्ता अनाज देने का काम शुरू हुआ। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर 2 रुपया में, फिर 1 रुपया में। और इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह चावल वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं। वही तो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी हर क्षेत्र में 15 साल में विकास के काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इतना तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब माता पिता हैं उनकी बेटी की शादी तक की भी चिंता की। और हम तो कहते थे कि मतलब इतना काम किए कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है तब से लेकर मृत्यु तक सरकार कोई ना कोई योजना चलाकर उनका सेवा करने का काम की। इसमें ज्यादा आदिवासियों को तो लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी, मैं बलराम सिंह भारत से बोल रहा हूँ। आपसे एक सवाल यह है, भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस की नीति की आप लोगों ने जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो पिछले 15 सालों में जो सरकार की थी उस समय भी जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी। फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर आप लोगों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। तो क्या जीरो टॉलरेंस के लिए, क्योंकि राजस्व विभाग से लेके रेल खनन से लेके हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का अभी है, आज भी छोटे छोटे काम करवाएंगे, तो आपकी सरकार इस दिशा में क्या पहल करेगी? बिल्कुल इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी और कोई भी भ्रष्टाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी कोई चीज सामने आने पर उस पर जांच करके दोषी पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करवाएगी। सर मैं व्यास पाठक खबरवन न्यूज से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि
आपके द्वारा जो जन घोषणा पत्र दिया गया है उसके अलावा कांग्रेस जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही थी जैसे बिजली बिल लाभ वगैरह, ये कंटिन्यू रहेगा कि इसे बंद कर देंगे आप लोग? इस सब की समीक्षा करेंगे और जैसा उचित होगा वैसा निर्णय आने वाले समय में लेंगे। धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पिछले 5 सालों में लगातार दिखाई दिया। बहुत की स्थिति में एक बहुत संवेदनशील विषय है धर्मांतरण। क्या सरकार के पास इसको लेकर भी कोई ब्लूप्रिंट है, कोई योजना है, कोई सोच है? इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, नक्सलवाद को लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है? इस दिशा में सोचेंगे। कहे कि पिछली सरकार ने तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, लेकिन कैसे धर्मांतरण पर रोक लगे इस पर हमारी सरकार सोचेगी। नक्सलवाद को लेकर क्या है आपका? नक्सलवाद को लेकर नक्सलवाद को लेकर जो लगातार घटनाएं हो रही है, अभी आप लोग भी गए थे वहाँ। आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि 15 वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और अब जो हमारी सरकार है ये भी लड़ेगी। सीएम साहब, मैं संजय शेखर हूँ। सवाल यह है कि आप लोगों ने पीएससी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था पूरे चुनाव अभियान के दौरान, और पीएम साहब से लेकर के आपके तमाम नेताओं ने, आप सबने कहा था कि सरकार बनेगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने उसमें गड़बड़ियां की है उसके खिलाफ। तो पहले कैबिनेट हो गई, आगे क्या आपका रुख है उस पर पीएससी, क्योंकि पूरे प्रदेश के युवा जो है आपकी तरफ देख रहे हैं? उस पर भी हमने कहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, इंतजार करिए, उस पर भी उचित कदम लेंगे। राजगीत को लेकर खूब बात हो रही सर, शपथ ग्रहण समारोह में राजगीत नहीं बजाए जाने को लेकर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। राजगीत के देखिए, राजगीत के प्रति पूरा सम्मान। हाँ, जो राजगीत है उसके प्रति हम लोग सब आदर का भाव रखते हैं, लेकिन ये सारा कार्यक्रम ये राजभवन तय करता है, उसके अनुसार करना पड़ता है। महाकाली बंधन योजना है, आपकी काफी हिट योजना रही है, तो इसको लेकर महिलाओं को काफी उम्मीद है, तो इस पर कब तक फैसला लेंगे? अरे अभी तो कॉलेज शपथ लिया भाई, थोड़ा इंतजार करिए ना। होता जी बोलिए। मेरा सवाल ये कि पिछली सरकार ये खूब कहने की कोशिश की या दिखाने की कोशिश की या करने की कोशिश की कि श्री राम भगवान के लिए राम वनगमन परिपथ योजना चला रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे या उसे लेकर क्या करेंगे? हम तो शुरू से मतलब हमारे आराध्य श्री राम है, अब ये लोग तो पाखंड किए ना, पाखंड किए, वोट लेने के लिए ये सब सारा नौटंकी किए, लेकिन जनता तो नौटंकी समझती है ना, उसका परिणाम देख लेने में 35 में आ गए। अनियमित कर्मचारियों को लेकर किस तरह से प्लानिंग है? लगातार इनकी बैठक चल रही है, 17 तारीख को फिर बैठक। सब इंतजार करिए, सबके साथ न्याय होगा। एक सवाल है, जिन पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के या बाकी लोगों के घरों में पुलिस भेजकर डराते थे, आज भी वो पद पे विराजित है, कब तक निपटेंगे? इंतजार करिए। सीएम साहब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एसपी द्विवेदी खबर खास से हूँ। देखिए, जितनी भी सरकारें आती है अपनी योजनाओं के नाम से ही जानी जाती है, तो आपकी ये जो सरकार है, जो ये पंचवर्षीय जो सरकार चलेगी, इसमें ऐसी कौन सी योजना लेके आएंगे जिसमें आपका नाम चले? जो मोदी की गारंटी में है उसको आप एक बार पूरा समझ लीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो मिलते रहेंगे। मेरे जवाब नहीं मिल पाया सर, मैंने सवाल किया था, मेरा जवाब नहीं मिल पाया। प्लीज, थैंक यू। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे। थैंक यू।
तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां कैबिनेट बैठक के बाद विष्णुदेव साय ने अपनी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पहली कैबिनेट को लेकर उन्होंने जानकारी दी, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जहां मोदी की गारंटी को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का संकल्प भी लिया गया है। उन्हीं वादों को लेकर कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है और उन्हीं वादों को लेकर यहाँ पर उन्होंने जानकारी भी साझा की। जहाँ कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा और साथ ही अरुण साव भी मौजूद थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के सभी वादों को वो पूरा करेंगे। जहां संकल्प पत्र में जो वादे थे उनको पूरा किया जाएगा। सभी विभागों के सचिवों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की है कैबिनेट में क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है और कौन से वो वादे हैं जो संकल्प पत्र में थे। मोदी की गारंटी को लेकर भी उन्होंने कहा कि मोदी की जो भी गारंटी है उनको हम पूरा करेंगे। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं वो चर्चा करेंगे और उनको उन विषयों पर आगे जो विकास कार्य हैं उनको भी यहाँ पर गति दी जाएगी। जहां आपको बताते चले विकास कार्यों को लेकर सीएम ने जानकारी दी है। खास तौर पर 18 लाख जो पीएम आवास योजना को लेकर है, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सभी वादे पूरे करेगी जो संकल्प पत्र में है। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी भी दी। आपको बताते चले सीएम ने जो अहम फैसले कैबिनेट में लिए हैं, 18 लाख पीएम आवास योजना को लेकर स्वीकृति दी है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और अब काम भी पूरे होंगे। सीएम ने कहा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी सहित हर वर्ग के लिए काम किए जाएंगे। सरकार किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां आपको बता दें कि उन्होंने 18 लाख पीएम आवास योजना को स्वीकृति दी है। इसके बाद उन्होंने कहा जितने भी वादे बीजेपी की सरकार ने किए हैं वो सभी पूरे होंगे। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और सब काम अब पूरे होंगे। विकास कार्यों को गति मिलेगी। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी सहित हर वर्ग के लिए काम किए जाएंगे। सरकार किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। और 18 लाख पीएम आवास योजना को आज स्वीकृति मिली है। जहां आपको बता दें कि पहली कैबिनेट की ये बैठक थी नई सरकार की। विष्णुदेव साय ने बैठक ली, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो फैसले लिए हैं उनको लेकर जानकारी भी दी। मीडिया से उन्होंने चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर विस्तार से जानकारी भी दी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी उनके साथ मौजूद रहे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से अवधेश जी, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से दिखा नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली कैबिनेट ली, प्रेस वार्ता की जानकारी दी, क्या कुछ अहम फैसले? कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि जब हमारी सरकार बने तो ये तो प्रदेश के 18 लाख जो बेघर है या फिर जिनकी नाम जो प्राथमिकता सूची में है उन्हें घर नहीं मिल पाया, उनके लिए जो सरकार है वो निर्णय लेगी। और आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई। सिंगल पॉइंटर एजेंडा रहा, एक लाइन का एजेंडा रहा कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख मकान बनाए जाने हैं। क्योंकि बजट की बात कर ली जाए तो लगभग 8,000 जो करोड़ की राशि है वो इसमें लगनी है। तो ऐसे में सरकार ने उस पर निर्णय लिया है। वित्तीय व्यवस्था क्या होगी इसका ब्रेकअप बाद में बताया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने अपने पहले कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया कि प्रदेश में 18 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बनेंगे और जो लंबित सूची में मतलब जिन्हें मकान नहीं मिल पाया है उन हितग्राहियों को मकान दिया जाएगा। इसके अलावा बात कर ली जाए कि कैबिनेट के निर्णय के अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को बखूबी आज इस मंच से बताया है। उन्होंने कहा है कि गांव, गरीब, किसान कल्याण सभी के वर्गों के लिए काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जा रही थी, जो बड़ी योजनाएं थी, नरवा गरवा घोरवा बाड़ी की बात कर ली जाए या फिर बिजली बिल हाफ की बात कर ली जाए, इन तमाम योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा कि ये योजनाएं चालू रहेंगी या इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कि आज छत्तीसगढ़ सरकार की विष्णुदेव कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में जो एक बड़ा निर्णय
लिया गया। उसके अलावा सरकार ने अपनी प्राथमिकता को आज सबके सामने साझा किया है। बिल्कुल अवधेश जी, लगातार हमने शुरुआती दौर से ही देखा कि मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और मोदी की गारंटी को लेकर बैठक में भी जिक्र किया गया है कि सभी काम पूरे किए जाएंगे जो संकल्प पत्र में थे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अलग अलग तरह से सवाल निकल के आया कि आखिरकार ये सरकार कैसी प्राथमिकता तय करेगी और किन किन योजनाओं को पहले लागू करेगी, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में कुल 20 बड़ी योजनाएं, 20 बड़े वादे हैं। तो विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि मोदी के गारंटी पत्र में छपी एक एक बातों को यह सरकार धरातल पर उतारेगी, चाहे पहले पॉइंट में कृषक कल्याण की बात हो या अंतिम 20वें पॉइंट में रामलला के दर्शन की योजना हो। सारी योजनाओं को यह सरकार आने वाले 5 सालों में धरातल पर उतारेगी और किसी भी तरह से वादा खिलाफी नहीं की जाएगी। एक और बड़ी बात विष्णुदेव साय ने कही है, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि यह सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, मतलब ये कि योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर चलेगी। कहीं से भी कोई शिकायतें होंगी तो उन शिकायतों पर पहले जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं से भी लीकेजेस जो है योजनाएं में भ्रष्टाचार है जो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने अपना प्राथमिकता जो सरकार की है उसका भी जिक्र किया, विजन जो है सरकार का उसका भी जिक्र किया गया और योजनाएं क्या कुछ धरातल पर लागू होंगी उनका भी जिक्र किया। तो कुल मिला के ये कि पहली कैबिनेट की बैठक में एक लाइन का जरूर निर्णय लिया गया, लेकिन सरकार ने आने वाले 5 साल का क्या कुछ खाका होगा इस पर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने विस्तार से चर्चा की है। जी बिल्कुल, यहाँ पर विष्णुदेव साय साफ तौर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बात तो कहते नजर आए, लेकिन मीडिया से जिस दौरान वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर शराबबंदी का भी जिक्र निकला। शायद उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आगे के विजन को लेकर यदि बात करें तो एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में हमेशा से ये रहा है। क्या लगता है, नई सरकार आई है, इसको लेकर भी विचाराधीन ये रहेगा? कि बीजेपी ने कभी भी शराबबंदी का वादा नहीं किया। बीजेपी 2018 से लेकर 2023 में शराबबंदी के नाम पे इसलिए आंदोलन करती रही क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो बीजेपी जो है कांग्रेस पे वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 5 सालों तक उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी कहीं भी शराबबंदी का वादा नहीं की है। तो शराबबंदी को लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई चर्चा जरूर है जो नहीं हो रही है। एक बड़ी वजह इसकी ये भी है कि शराब से लगभग 7,000 करोड़ का राजस्व भी सरकार को प्राप्त होता है और ये दावा किया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में ये जो राशि है बढ़ के लगभग 8,500 करोड़ जाएगी। तो ऐसे में चूंकि राज्य की वित्तीय स्थिति पे, वित्तीय माली हालत पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में 8,000 करोड़ जैसे बड़ी राशि को लेकर सरकार इस पे तो फिलहाल कोई निर्णय लेने की स्थिति में दिखाई पड़ नहीं रही अपने वादों के मुताबिक राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल अवधेश जी, यानी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और देखने वाली बात होगी डबल इंजन की सरकार किस तरह से आगे काम करती है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।